लास्ट वाली क्लास में मैंने शुरू किया था थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर मैं वापस से बता दूं, ये वो नंबर्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है ना। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए हम क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वांटम नंबर जो है वो बेसिकली ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करता है ना। तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले लिखा दिया था कि इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स 3D में वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, शेल के अंदर सब शेल आते हैं, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, अब मैंने इसके बाद ये लिखाया था, वो लिखा तो दिया था, वापस से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू, हमारी वीक में एक ही क्लास आती है ना, तो बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एम आर फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। कोई भी गिवन वैल्यू एल की रहेगी तो उसके लिए जो एम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो माइनस एल से लेकर प्लस एल तक रहता है। ठीक है, तो देखो एल की वैल्यूज हमारे पास कितनी है? चार तरह की होती है, 0, 1, 2 एंड 3। जीरो किसके लिए रहता है? एस सब शेल के लिए। पी एल इक्वल्स टू 1, एल इक्वल्स टू 2 मतलब डी, एल इक्वल्स टू 3 मतलब एफ। अच्छा, हाँ वो सिलेबस वाइज चल रहा है कुछ, है ना। अपना तो एक चैप्टर बाकी है, और वो भी कुछ बच्चों ने तो मेरे वीडियोस में पढ़ा भी है। हालांकि मैं उसको है ना पूरा बोर्ड पर पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो आप लोगों के 11 क्लास में आता है, उसमें थोड़ी कमी रह गई तो दिक्कत होगी, है ना। उसको अपन व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे अच्छे से। वैसे ये भी व्हाइट बोर्ड है, लेकिन उसमें थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता है। आवाज मेरी क्या सही से नहीं आ रही है? हाँ, लास्ट टाइम एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, और मैग्नेटिक भी मैंने यहाँ तक तो लिखवा दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो L इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए M कितना हो सकता है? 0। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने लिखा है माइनस एल से लेकर प्लस एल तक रहता है। L की वैल्यू 1, मतलब कि सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 और +1 रहेगा। L इक्वल्स टू 2, मतलब -2, -1, 0, +1 एंड +2। माइनस एल से लेकर प्लस एल, डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो आप लिखो -2 से लेकर +2 वाले नंबर्स आप लोगों को लिखने हैं। तो इसके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होती है 5। एल इक्वल्स टू 3 रहेगा, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। इसके पास होती है 7 टाइप की वैल्यूज। अब ये जो वैल्यूज है ना, मतलब आप लोगों को पता हो, मैंने लास्ट वाली क्लास में ही डिस्कस किया था कि जो एस वाला सबशेल रहता है उसमें 1 ऑर्बिटल रहता है ना। पी वाले के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी वाले के पास 5 होते हैं, और एफ वाले के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैंने लिखवाया था अगला वाला पॉइंट, मैक्सिमम। अभी सारा कनेक्ट हो जाएगा आपस में, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। भाई शेल के अंदर सब शेल आते हैं, और सब शेल के अंदर ही ऑर्बिटल आते हैं। शेल सबका बॉस है ना, बाकी सब उसके एम्प्लॉयज की तरह है। ठीक है, तो जो शेल है, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, उसका फॉर्मूला रहता है n², है ना।
तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो शेल रहेगा, फर्स्ट शेल, उसके लिए n की वैल्यू रहती है 1, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। सेकंड शेल मतलब n की वैल्यू 2, तो उसमें आप 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है 4। n की वैल्यू 3, तो 2 का सॉरी 3 का क्या करना है स्क्वायर, कितना आएगा 9। n इक्वल्स टू 4 मतलब 4 का स्क्वायर, कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं 16। ठीक है, अब ये तो हो गई फॉर्मूले वाली बात है ना। अब इसको हम जैसे कि समझें कि ऐसा मतलब कैसे हो रहा है, तो उसको देखो यहाँ पर पुरानी चीजें आएगी वापस से। मैंने बोला था कि शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। फर्स्ट वाला जो शेल रहता है ना, फर्स्ट वाले शेल में सब शेल कितने होते हैं, एक सब शेल रहता है, और वो कौन सा होता है एस सब शेल। और हम लोगों को पता है कि एस सब शेल के पास ऑर्बिटल कितने होते हैं 1 ऑर्बिटल है। ठीक है, n की वैल्यू 2 मतलब कौन सा, इसमें 2 सबशेल होते हैं। ये भी मैंने बताया था कि सबशेल कितने होते हैं, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो सेकंड वाले शेल के पास 2 सबशेल होते हैं s और p। ठीक है, हाँ, s के पास एक ऑर्बिटल और p के पास कितने 3, n की वैल्यू 3, तो sp_d रहते हैं, है ना। s सबशेल में एक ऑर्बिटल, p के पास 3 रूम होते हैं, और d के पास कितने होते हैं 5। ठीक है, अब n की वैल्यू 4 में क्या होगा, देखो s p d f, ये 4 तरह के सबशेल हैं। s के पास एक ऑर्बिटल, p के पास 3 ऑर्बिटल, d के पास कितने 5, और f के पास होते हैं 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला तो लिखा है कि n स्क्वायर होता है, तो वो क्लियर हो रहा है। ये कितना है 1, यहाँ पर कितना आया 1। सेकंड वाले शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो ये हो गए, और 1 ये, तो कितना आ रहा है 4। यहाँ पर देखो 4 आ रहा है। n इक्वल्स टू 3, तो कितने ऑर्बिटल्स हो रहे हैं 1 ये, 3 ये और 5 ये। 1 + 3 + 5 कितना आ रहा है 9। यहाँ पर देखो 9 ऑर्बिटल्स। फोर्थ वाले शेल में 4 सब शेल, और हर किसी के ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर लिखे, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। इन सब का सम करो कितना आ रहा है 16। तो यहाँ पर भी देखो कितने हैं 16। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये सारा लिख लो आप लोग, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। और लिख लो तो आप लोग बता देना, अंगूठा दिखा देना सब अपना। नहीं, ये बैकअप क्लास नहीं है, बैकअप क्लास तो तरीके से होगी। ये तो मैं क्या थोड़ा पहले का बता देती हूँ, क्योंकि एक क्लास लगती है ना, फिर उसमें क्या बच्चा भूल जाता है कि क्या पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में। वैसे भी आप लोगों की एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस करोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को, अच्छा है ये टॉपिक। अंगूठे का ऑप्शन कैसे नहीं आ रहा है, मैंने ऐसी कोई सेटिंग नहीं लगी। कोचिंग खुलने का शायद है ना दिवाली के बाद का है, दिवाली बाद कोचिंग खुल जाएगी। मतलब ऐसा तो रहेगा, कम से कम आप लोगों को फैकल्टीज वहां पर मिलेगी, आप आके कभी भी पढ़ सकते हो। या फिर हो सकता है कि प्रॉपर क्लास भी लगे वहां पर। अभी मेरे पास कुछ नहीं आया, बस ये पता है कि दिवाली बाद तो खुलेगा, खुलना भी चाहिए यार, अब बहुत लेट हो गया। हाँ खुल चुके हैं, अभी भी खुल चुके हैं।
हाँ, स्कूल नहीं खुले हैं, कोचिंग वगैरह खुल चुकी है कुछ एक, बाकी वो साइन वगैरह हो रहे हैं, पेरेंट्स से साइन करवा रहे हैं कि आप लोग सहमत हो या फिर नहीं हो, उस टाइप से। मैं एक बार पता करके बताती हूँ एग्जाम का आपको, वो तो पहले बता दिया जाएगा, है ना। अब देखो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, बेसिकली ये क्या बताती है, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन, द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन 3D स्पेस। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल्स का 3D में ओरिएंटेशन बताती है कि वो 3D में किस टाइप से ओरिएंटेड है ना। क्योंकि जैसे कि हम एटम का जो डायग्राम बनाते हैं वो तो हम एक पेपर में कैसे बनाते हैं, 2 डायमेंशनल रहता है, लेकिन एटम वैसा थोड़े ना रहता है, एटम तो पूरा 3D में है ना। सारी चीजें क्या है 3D में रहेगी, ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो भी 3D में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में नहीं होते हैं, है ना, एक्स वाई जेड में रहते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ओरिएंटेशन हम लोगों को यहीं से पता लगता है। अब बैकअप क्लास का ना मतलब टाइम, या तो जैसे कि मेरा ये है कि पहले आप लोगों का चैप्टर खत्म हो जाए, है ना, मैं करती हूँ उसके लिए प्लान। क्योंकि चैप्टर जो है एटम मॉलिक्यूल्स वो आप लोगों के स्कूल में हो चुका है, अगर यहाँ पर अभी नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो एक बार वो शुरू हो जाए, है ना, शुरू होएगा तो बीच में मैं बैकअप क्लास लगा दूंगी आप लोगों की। और ये चैप्टर तो फिनिश होने वाला है। अब देखो, जैसे कि L की वैल्यू 0 है ना, तो वो S सब शेल रहता है, ये हम लोगों को पता है। एस सब शेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है 0। तो हमने इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना निकाला 0। अभी देखा था हमने -L से लेकर +L तक रहता है, तो एस सब शेल के लिए -0 से +0 कुछ नहीं होता, m की वैल्यू कितना आएगा 0। इसका मतलब m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो ओरिएंटेशन बता रहा है हमें, है ना। तो this value implies that S subshell has only one orientation। मतलब S वाला जो सबशेल है ना, उसका एक ही टाइप का ओरिएंटेशन है, क्योंकि इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना निकल कर आ रहा है 0। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम इसको ओरिएंटेड करेंगे तो इसका एक ही टाइप का शेप निकल कर आता है, और वो होता है सिमेट्रिकल स्फेरिकल। S orbital has a symmetrical spherical shape। एक ही टाइप का ओरिएंटेशन है, तो इसका शेप हम कैसे बता सकते हैं, स्फेरिकल, है ना। मतलब ये बीच में हमने एक्सिस बनाया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो तीनों एक्सिस के अलोंग अगर इसको सिमेट्रिकल बनाना है, क्योंकि इसका एक ओरिएंटेशन क्या है, एक ही टाइप का है, ओरिएंटेशन इसका एक ही टाइप का है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हम इसको कैसा, मतलब इसका शेप कैसा होता है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल। ठीक है, ये एस वाले सबशेल का ऑर्बिटल का शेप है, इसको बना दो आप लोग एस ऑर्बिटल। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड वाला देखो, एल की वैल्यू 1, तो पी सबशेल होता है। ठीक है, तो पी सबशेल के लिए
m की वैल्यूज कितनी आई थी हमारे पास, -1, 0 एंड +1। ठीक है, इसका मतलब है ना तीन तरह की वैल्यूज आ रही है, तो पी सबशेल का तीन तरह का ओरिएंटेशन रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन बताता है 3D स्पेस में। तो पी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स है उनका तीन तरह का ओरिएंटेशन रहता है ना। एक एक्स एक्सिस के अलग रहता है, एक वाई और एक जेड। और जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डम्बेल। आप लोग अगर जिम गए हो है ना, या फिर कभी देखा हो, तो जो डम्बेल का शेप रहता है, डम्बेल शेप में रहते हैं। स्टार्टिंग से कहाँ से बताना है, ये जो मैंने इस पेज पर लिखा है वो। अच्छा, देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताती है, ओरिएंटेशन बताती है 3D स्पेस में। ठीक है, क्योंकि जो सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल आते हैं, तो ऑर्बिटल्स का 3D में किस तरह से वहां पर ओरिएंटेशन है, क्योंकि किसने मतलब एक ओरिएंटेशन भी तो रहता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है या फिर वाई है या फिर जेड है, क्योंकि इनका कोई ना कोई शेप तो होगा, है ना। तो एल इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए एम की वैल्यू कितनी आती है, 0। मतलब इसका एक ही टाइप का ओरिएंटेशन रहता है, एक ही टाइप का ओरिएंटेशन होता है एस वाले सबशेल का। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल हैज अ सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप। तो ये ध्यान रखना कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसका सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप होता है। जब एक ही टाइप का ओरिएंटेशन है, इसका मतलब एक्स वाई जेड में वो एक ही टाइप से फैला हुआ है। एस ऑर्बिटल जो है वो एक्स वाई और जेड एक्सिस में सिमेट्रिकल शेप में रहता है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही टाइप का ओरिएंटेशन है, उसका स्फेरिकल ही होता है शेप। अभी समझ में आएगा वो। तो जो पी सबशेल होता है, पी सबशेल, उसके लिए तीन तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक -1, एक 0 और एक +1, है ना। और पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डम्बेल शेप, डम्बेल शेप में रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तीन तरह के ऑर्बिटल होते हैं पी के, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है और एक होता है पी जेड। तो पी जेड के लिए हम कौन सा ओरिएंटेशन देते हैं, 0। एम की वैल्यू कितनी लेनी है इसके लिए, 0। ठीक है, और इसके लिए +-1। अगर आपने पी एक्स को +1 दे दिया तो आपको पी वाई को -1 देना है, पी वाई को अगर +1 दे दिया तो पी एक्स क्या होगा, -1। मतलब ये इंटरचेंजेबल होता है, आप कोई सी भी वैल्यूज को दे सकते हो, है ना। पी जेड के लिए जो एम की वैल्यू रहती है वो 0 रहेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो तीन तरह के ऑर्बिटल होते हैं, तो हम पी एक्स बनाते हैं सबसे पहले। नहीं, इसके लिए कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, बस ये ध्यान रखो आप लोग, इसको ओरिएंटेशन 0 ही देना है पी जेड को। पी एक्स और पी वाई इंटरचेंजेबल होते हैं, अगर एक +1 है तो दूसरा -1, दूसरा अगर +1 है तो पहला वाला -1। तो पी एक्स का शेप कैसा रहेगा, डम्बेल शेप तो है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अलोंग रहता है। ठीक है, दिस इज पी एक्स। और पी वाई कैसे रहेगा, ये हमने पी वाई बना दिया। ये पता है इस तरह के शेप कैसे मिले हैं, मतलब अगर हम जैसे कि बात करें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो वो जो शेप बनता है ना वो इसी टाइप से बनता है। तो पी सबशेल की जो ऑर्बिटल, पी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इस वाले रीजन में मिलते हैं, तो इसका शेप ऐसा है। ये पी वाई हो गया और ये पी जेड। इनके आप बना लो, ये जो डायग्राम है ये बनाने हैं, है ना।
इसका शेप ध्यान रखना, इसका शेप हमें ध्यान रखना है। इसका डम्बल शेप रहता है पी सब शेल का, और इस वाले का रहता है सिमेट्रिकल स्फेरिकल। तीन तरह के ओरिएंटेशन आए है ना, तीन तरह के ओरिएंटेशन मतलब एक -1, एक 0, एक +1, तीन ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल के तीन तरह के ओरिएंटेशन रहते हैं। हाँ, इनको डम्बल शेप भी बोलते हैं। डम्बल को आप देखो ना दूसरे तरीके से देखोगे, फ्रंट व्यू अगर देखोगे तो वो इसी टाइप से दिखेगा। आप लोग बस यहाँ पर इतना ध्यान रखो कि जो एस सबशेल होता है, एस सबशेल के पास एक ऑर्बिटल है ना, और एस सबशेल का एक ही टाइप का ओरिएंटेशन रहता है। तो एक ही टाइप का ओरिएंटेशन जो रहता है वो इस तरह से रहता है कि वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में एक ही सिमेट्रिकल वे में रहे। तो वो सिमेट्रिकल वे क्या होता है, एक स्फेरिकल होता है। आप स्फेयर को देखोगे तो उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों क्या होती है, तीनों में बराबर तरह से बटा रहता है। आई बात समझ में? अगर कोई स्फेयर है उसमें अगर आप एक्स वाई जेड एक्सिस को खींचोगे, एक्स वाई जेड एक्सिस जानते होंगे आप लोग है ना, मैथ्स में पढ़ते हैं वो सब। तो तीनों में क्या रहता है, वो सिमेट्रिकल वे में रहता है, एक ही टाइप का ओरिएंटेशन है। ठीक है। और जो पी सबशेल होता है, पी सबशेल के लिए तीन तरह के ओरिएंटेशन रहते हैं, एक -1, एक 0, एक +1। तो तीन एक्सिस है, तो तीन एक्सिस मतलब पी एक्स, पी वाई और पी जेड रहता है ना। तो पी एक्स का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से रहता है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिल सकता है, इस पूरे रीजन में मिलेगा है ना। और पी वाई कैसे रहता है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसको हम बोलते हैं पी वाई। और पी जेड कैसे रहता है, जेड एक्सिस के अलोंग। और इनकी वैल्यूज हम लोग कैसे लेंगे, ये है ना, हम लोगों को कहीं वैल्यूज रखनी नहीं है, हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तब पता लगेगा। ठीक है। आपको 4 क्वांटम नंबर का सेट दिया जाएगा है ना, आपको एन, एल, एम और एस दे दिया गया मान लो है ना, और उनकी वैल्यूज वहां पर लिखी रहेगी। तब हम लोगों को देखना होता है कि क्या इसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगी वहां पर पता लगेगा कि कितना हमारे ये काम आता है। अगला देखो, एल की वैल्यू 2, तो डी सबशेल रहता है ना। और डी सबशेल के लिए हमने अभी देखा, इसके लिए 5 ओरिएंटेशन होते हैं, -2, -1, 0, +1 एंड +2। अब इसका जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बल। वो मैं डिस्कस कराऊंगी ना, ये कंप्लीट तो है एक बार, उसके बाद ही तो मैं करवाऊंगी, बीच में कैसे क्वेश्चन बनेगा अभी। आप लोग अभी पढ़ते चलो, क्वेश्चन करोगे अपने आप पता लगेगा है ना। मैंने इसलिए बीच में आप लोगों को होमवर्क भी नहीं दिया, क्योंकि वो रिलेटेड है आपस में। इसका शेप होता है डबल डम्बल। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 तरह के ऑर्बिटल होते हैं डी सबशेल के है ना। तो इनको हम 1 बाय 1 बनाते हैं। तो जो डी एक्स वाई होता है वो एक्स वाई प्लेन में होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो इस प्लेन में डी एक्स वाई वाला ऑर्बिटल मिलेगा, डबल डम्बल। ठीक है, दिस इज डी एक्स वाई। वाई जेड बनाना है, इसी तरह से बनेगा, बस एक्सिस का नाम बदल दो, इस एक्सिस में रहता है मतलब इस वाले प्लेन में रहेगा। फूल पत्ती एक तरीके से फूल पत्ती बना रहे हैं हम लोग, डी जेड एक्स।
तो 3 ऑर्बिटल ये हो गए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसके बाद आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइप वाला, है ना। इसको आप कैसे बनाओगे, अभी हमने प्लेन में बनाया था, दिस इज प्लेन होता है ना, ये प्लेन है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा एक्सिस में, है ना। इसको आपको एक्सिस में बनाना है, मतलब कहने का मतलब पी एक्स और पी वाई को मिला दो। जो पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल है उन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो क्या बनता है, टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो डी जेड स्क्वायर होता है वो थोड़ा अलग रहता है ना, उसका ओरिएंटेशन ऐसे रहता है, देखो। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बीच में जो इस तरह से बना हुआ है, ये रहता है एक्स वाई प्लेन में, है ना। ये एक्स वाई प्लेन में रहेगा। और ये वाला जो रहता है ये जेड एक्सिस के अलोंग रहता है, ठीक है। और ये है डी जेड स्क्वायर। जैसे कि डमरू होता है ना, डमरू आप लोगों ने देखा होगा, शिव जी जो बजाते थे, है ना। तो डमरू की तरह मानो आप इसको। बीच में जो ये है, ये सेंटर पॉइंट, ये वाला रहता है एक्स वाई प्लेन में, है ना। और ये जो ऊपर वाले लूप बने हुए हैं ये रहते हैं जेड एक्सिस के अलोंग। इस टाइप से इसका शेप रहता है। इनको बना लो आप लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। इवन आप लोगों से शेप भी नहीं पूछा जाएगा, है ना। शेप भी नहीं आता है वैसे, और आता भी है तो सिंपल सा है, याद रखना है। एस वाला सबशेल होता है स्फेरिकल, पी सबशेल होता है डम्बल शेप में, और जो डी सबशेल होते हैं वो डबल डम्बल शेप में होते हैं। इसको बना लो आप लोग, और बन जाए तो बता देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। 9th में तो आप लोगों के कुछ नहीं आने वाला, 11th में जब आएगा तो चीजें इससे थोड़ी हार्ड होती है, मतलब ये तो बिल्कुल पढ़ना होता है। तो ये नहीं पूछा जाएगा किस पे डायग्राम बनाओ। ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर भी ये कि क्वेश्चन कहीं आ जाए, इंफॉर्मेशन आप लोगों को रहनी चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना दिया, है ना, तो पता रहना चाहिए। तो आप लोगों को ये पहले से जो हमने पहले पढ़ा था, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, है ना। जब ग्राफ बनाते हैं ना, इनके ग्राफ से पता लगता है इनका जो शेप है, वो सब 11th में आएगा। 11th का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना बहुत ज्यादा वास्ट है, उसमें आता है सारा। लेकिन हम लोगों को वही चीजें पढ़नी होती है जो हमारे पूछी जाती है। ऐसे तो पढ़ने को बहुत सारा रहता है ना। बना लिया सबने।
तीन प्लेन में रहते हैं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला रहता है एक्सिस के अलग। जैसे कि आप पी एक्स और पी वाई को मिला दोगे तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, और जो जेड स्क्वायर रहता है थोड़ा अलग रहता है, डब्ल्यू से आप इसको इमेजिन कर सकते हो। ऊपर वाले जो लूप में वो तो रहते हैं जेड एक्सिस में, और जो बीच का सेंटर वाला पॉइंट है वो रहता है एक्स वाई प्लेन में। अरे तुम्हारे सोचने से क्या होता है, अभी तो 5:50 तक क्लास लगेगी आपकी। कंप्लीट कर लेते हैं यार इस चैप्टर को, बहुत टाइम हो गया, मतलब मुझे भी अब बोर लगने लगा है ये। इसके बाद देखो अगली क्वांटम नंबर है स्पिन, फोर्थ वाली लास्ट, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर ये हम लोगों को ये अलग से आती है, मतलब जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों को कि एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के तीन सॉल्यूशन होते हैं एन एल एम। तो तीन क्वांटम नंबर तो वहाँ से मिली है, फोर्थ वाली बिल्कुल अलग होती है, और ये हमें स्पिन के बारे में बताती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट होता है, तो अपनी एक्सिस में वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या फिर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये स्पिन क्वांटम नंबर बताती है। आप वो प्रिंसिपल कोई टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, सिंपल है। मैं पढ़ा दूं उसके बाद आप लोग बोलना कि टफ है या इजी है, समझ में आ जाएगा सब। इट इज डिनोटेड बाय एस, इसको हम स्मॉल एस से बताते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन of electron around its own axis। अपनी एक्सिस में वो किस टाइप से स्पिन कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो इसको बताता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इन जनरल हम क्या करते हैं ना, जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए क्लॉकवाइज स्पिन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस हाफ एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लोग जानते होंगे, है ना, जो घड़ी की दिशा में चलता है ना, घड़ी वाली डायरेक्शन, तो वो तो होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो कि घड़ी के डायरेक्शन में नहीं चलता, मतलब उल्टा। बोलो क्या डाउट है आयुष। एंटी क्लॉकवाइज को हम बताते हैं माइनस हाफ से, है ना, या फिर इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद, हाँ है ना, मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। उसने ये बोला था कि क्या बोला था, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके लिए बिल्कुल वो सही है ना। और कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो आज तक क्या है, सही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एटम पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी उन्होंने ही बताया था। उन्होंने ये बोला था जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए तो उन्होंने वो एक लाइन बोली थी कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बता रहा है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए उन्होंने ऐसा बोला था कि
अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका बाई मास रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे कि आप बात करें वाटर की, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो कितना रहता है, 1:8। तो ये सब मेरिट्स में आता है। क्या कर सकते हैं हम इसमें। अगर आप मिठाई की दुकान डालोगे तो फिर उसका भी नाम मतलब कुछ ऐसे ही रखोगे ताकि लोग मिठाई खाने आए। अब कोचिंग का नाम ऐसे ही है, क्या करें। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। अरे वो तो ठीक है, ये तो फिर भी पढ़ाई से रिलेटेड नाम है। कुछ लोग तो अपनी कोचिंग का नाम ऐसे रख देते हैं, दिशा क्लासेस, सुरभि क्लासेस। मैंने तो एक स्कूल का नाम देखा था कहीं पर, आरके पब्लिक स्कूल था। अपने बच्चों के नाम पे खोल देते हैं। देखो मैं क्वेश्चंस तो ज़्यादा कराऊंगी, लेकिन मैंने जितना मोल कंसेप्ट अपने वीडियोस में पढ़ाया है उतना नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के वो सिलेबस में है ही नहीं। क्योंकि कुछ बच्चे ना क्या ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत करते हैं, उनको लगता है कि मैम ज़्यादा पढ़ा रही है, जबकि मैं उनका फ्यूचर थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि 9th क्लास है, अभी ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता। 11th में जाते हो तो पहले ही ऐसे रहता है कि सब्जेक्ट हमने मैथ्स लिया है, बायो लिया है, इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, तो एक बर्डन सा लगता है। इसलिए मैं चीज़ें थोड़ी पहले आसान बना देती हूँ, ताकि कम से कम बच्चों को नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना आए, है ना। कुछ बच्चे क्या ना 11th में जाके भी पहले सोचते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो क्वेश्चन देखते क्या है ना, वो कम से कम क्लिक करें पहले कि हाँ भाई इसमें ऐसा फॉर्मूला लगेगा और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ऐसे निकालेंगे। इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो नेक्स्ट क्लास हो ही जाएगा टाइम, है ना, 45 तो हो चुका है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। इसको नोट करते हुए चलो आप लोग, कैन बी प्लेस्ड इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे रहना चाहिए, अपोजिट स्पिन वाले। मतलब अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपने ऐसे लिखा है तो ये भी बिल्कुल गलत है। हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना होता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, ठीक है। तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर। और साथ में मैं ये भी क्लियर कर दूं आप लोगों को कि जो यहाँ पर मैंने लिखा कि एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, उसके लिए हम एस की वैल्यू लेते हैं +½ और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम एस की वैल्यू लेते हैं -½ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप +½ क्लॉकवाइज के लिए लो और -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए लो। आप इनको कैसे भी ले सकते हो। अगर आपने इसको -½ वैल्यू ले लिया तो इसको आपको +½ लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी इंटरचेंजेबल होते हैं, आपको कोई एक वैल्यू कंसिडर करनी होती है। लेकिन इन जनरल बुक्स में या फिर जैसे कि अपना मॉड्यूल है उसमें लिखा हुआ है कि क्लॉकवाइज +½ रहता है और एंटी क्लॉकवाइज -½ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्लेस्ड इन एन ऑर्बिटल। देखो सारी कहानी वहां से शुरू होती है। मैंने बोला था शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में ही हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को फिल करना है ना। इलेक्ट्रॉन को जब भी फिल करना होगा आपको कॉपी में अपना जो भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से ही करोगे, ऑर्बिटल बनाओगे, है ना। तो उसमें जब भी इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे ना तो एक क्लॉकवाइज करना होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे घूमेंगे तो एक ही डायरेक्शन में वो नहीं घूम सकते, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे ना
तो उससे क्या रिपल्शन कम से कम लगता है। दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है, सेम चार्ज के पार्टिकल्स है, तो रिपल्शन कम से कम लगे, इसलिए उनका जो स्पिन है वो अपोजिट होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, इस तरीके से, है ना। ऐसे नहीं करना कि जैसे कि या तो ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, ये गलत रहेगा, ये सही है, ये ध्यान रखना। तो स्पिन क्वांटम नंबर बस स्पिन के बारे में बताता है, क्योंकि स्पिन दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और इनकी वैल्यू कैसे रहती है, प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्या बोलते हैं, अबव प्रिंसिपल है, और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल है। ये तीन रूल मेरे को पढ़ाने हैं छोटे छोटे, और साथ में फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा दूंगी। वैसे आप लोगों ने देखा हुआ होगा, लेकिन अब क्या है, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिया है तो एक्चुअल में फील आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें ऐसा, इसमें वैसा, इसमें इतने सक्शन होते हैं, इसमें इतने ऑर्बिटल हैं, तो अब सही लगेगा पढ़ने में, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। और रेजोनेंट के बारे में जिसको भी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो आप कोचिंग में फोन कर सकते हो किसी को भी। अच्छा है कि आप लोग मतलब यहीं पर पढ़ो, और उससे क्या है ना, एक जो आपने पढ़ा हुआ रहता है वही टीचर होते हैं, मतलब जैसे कि आगे एक सिस्टम के साथ रहते हो ना तो ज्यादा सही रहता है। एक ही सिस्टम, एक ही तरह से एक डायरेक्शन में पढ़ते हो, अलग अलग जगह जाते हैं बच्चे तो क्या उसमें थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, ठीक है। आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी, तो अच्छा है। लिख लिया सबने? हाँ बिल्कुल, मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया है और मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ग्रुप पे डाल दूंगी, जिसको देखना है वापस से देख सकते हो। ठीक है चलो, मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है चलो, बाय बाय।